गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। प्रिया राठौर, पूजा कुमावत, पिंकी चौधरी, सुनीता चौधरी, सृष्टि गोयल, तनु प्रिया। गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। अस्मिता मावल भी आ गए, रुचि कुमारी मीना। संध्या मीना। निकिता चौधरी। तो 500 ही है और रहेंगे 500 ही है 1000। मैं वो 10 ये तो पानी भरवाने के। गीता अर्जुनम। मनीषा कुमारी, अंजलि जलवानिया। गुड मॉर्निंग मैम। बेटा, गुड मॉर्निंग। साक्षी यादव। अच्छा, अपन स्टार्ट करते हैं। आज अपन कर रहे हैं साइकस, रिप्रोडक्शन इन साइकस। साइकस में जनन कैसे होता है? तो साइकस में जनन कायिक तथा लैंगिक साइकस में जनन कायिक तथा लैंगिक विधि के द्वारा होता है। अब कायिक जनन साइकस में कैसे होता है? हाउ द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अकर्स इन साइकस। तो साइकस में जनन की यह सरलतम विधि है। यह जनन मतलब कायिक जनन अपस्थानिक पत्र कलिकाओं के द्वारा होता है। मतलब इन साइकस वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अकर्स बाय मींस ऑफ बल्बिल्स। और यह पत्र कलिकाएं चिरस्थायी पर्ण आधारों के नीचे शल्क पर्ण की कक्ष में निर्मित
होती हैं। तो इन साइकस the vegetative reproduction occurs by means of bulbils. साइकस एक लिंगाश्रयी पादप है, अतः नर पादप की पत्र कलिका से नर पादप तथा मादा पादप की पत्र कलिका से मादा पादप का निर्माण होता है। पत्र कलिका अंडाकार संरचना होती है जो आधार से चौड़ी तथा ऊपर की ओर नुकीली होती है। पत्र कलिका में सामान्य तथा शल्क पर्ण मिलते हैं। जमीन पर गिरने पर ये पत्र कलिका नए पादप को जन्म देती हैं। तो एक स्लाइड मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ठीक है। अपन क्या पढ़ रहे हैं अभी कि हाउ द रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन साइकस। तो देखना बेटा, साइकस में कायिक जनन कैसे संपन्न होता है। तो साइकस में कायिक जनन अपस्थानिक पत्र कलिकाओं बल्बिल्स के द्वारा संपन्न होता है। तो ये जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा होगा, ये है पत्र कलिका बल्बिल का डायग्राम, एंड दिस bulbil shows the foliage leaves and the scaly leaves. तो in cycas vegetative reproduction occurs by means of bulbils or adventitious buds. In Cycas revoluta, bulbils develop in the basal part of the stem from parenchymatous cells of the cortex. The decumbent base of the bulbil is covered with scaly leaves, and a few foliage leaves evolve from its center. अपन देख रहे हो कि बल्बिल के आधार पर क्या पाए जा रहे हैं, स्केली लीव्स है, और कुछ फोलिएज लीव्स भी पत्र कलिका में दिखाई दे रही हैं। तो ये डायग्राम क्या दिखा रहा है कि ये पत्र कलिकाएं चिरस्थायी पर्ण आधारों के नीचे शल्क पर्ण की कक्ष में निर्मित होती हैं, और साइकस एक लिंगाश्रयी पादप है। साइकस is a dioecious plant. So in Cycas revoluta, male plants do not exist in northern India, and in the absence of male plant, sexual reproduction is not possible. So bulbils produced on the male plant give rise to the male plant, and those evolved on the female plant gives फीमेल प्लांट्स। तो कहने का मतलब है बेटा, ये डायग्राम देखना, नर पादप की पत्र कलिका से केवल नर पादप का निर्माण होता है तथा मादा पादप की पत्र कलिका से फीमेल प्लांट मादा पादप का ही निर्माण होता है, और पत्र कलिका में सामान्य तथा शल्क पर्ण मिलते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो पत्र कलिका का डायग्राम है ये, इसमें फोलिएज लीव्स भी मिल रही हैं, मतलब सामान्य लीव्स भी मिल रही हैं और स्केली लीव्स भी मिलती हैं, शल्क पर्ण भी मिलते हैं, सामान्य पर्ण भी मिलते हैं, और जमीन पर गिरने पर ये पत्र कलिका नए पादप को जन्म देती हैं। अब बात करते हैं हाउ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स इन साइकस। साइकस में लैंगिक जनन कैसे होता है। तो साइकस पादप बीजाणुद्भिद एवं एक लिंगाश्रयी होता है। नर पादप में नर शंकु तथा मादा की सामान्य पत्तियों के बीच मेगास्पोरोफिल लगते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे मेल कोन की, फिर बाद में फीमेल कोन की। तो नर शंकु, तो शीर्षस्थ द्विज्योतक एपिकल मेरिस्टम द्वारा तने के शीर्ष भाग पर नर शंकु उत्पन्न होते हैं। इससे तने की वृद्धि रुक जाती है तथा कुछ समय पश्चात नर शंकु के आधार पर एक शीर्षस्थ द्विज्योतक का निर्माण होता है, जो शंकु को एक तरफ धकेल देती है, जिसके परिणाम स्वरूप नर शंकु पार्श्व में आ जाता है। तो पौधे में पुनः
अक्षीय वृद्धि होने लगती है, ऐसी शाखा को सिम्पोडियल शाखा कहते हैं और यह वृद्धि सिम्पोडियल ग्रोथ कहलाती है। तो साइकस का नर शंकु एक अंडाकार, ओवॉइड या शंक्वाकार काष्ठीय सघन संरचना होती है। साइकस का नर शंकु करीब 50 सेंटीमीटर तक लंबा होता है और पादप जगत में ये सबसे बड़ा नर शंकु है। मैं इसका डायग्राम शेयर करती हूँ आपके साथ कि ये देखना बेटा, ये दिखाया है नर शंकु। ये क्या देख रहे हो आप? मेल कोन ऑफ साइकस। ये क्या है? पादप जगत में ये सबसे बड़ा नर शंकु होता है। तो जैसे कि क्या बताया कि साइकस का नर शंकु कैसा है? अंडाकार है। डायग्राम देख रहे हो आप, अंडाकार होता है या शंक्वाकार हो सकता है, काष्ठीय व सघन होता है। ये नर शंकु है जो किसका है? साइकस का नर शंकु। तो इट इज द मेल कोन ऑफ साइकस। तो द मेल कोन ऑफ साइकस evolves at the apex of the stem. It evolves at the apex of the stem, and as you see in the diagram, the male cone is shortly stalked. It is compact. The male cone is compact, oval or conical woody structure. It is about 40 to 80 centimeter in length, and it is the largest cone amongst the plant kingdom. अब बात करते हैं लघु बीजाणु पर्ण। तो ये देख रहे हो आप, ये दिखाया है पादप शीर्ष शंकु सहित एकल नर शंकु बाह्य आकार की। ये मैं बात कर रहे हैं हम इसकी माइक्रोस्पोरोफिल की। ये देखना, मैं एरो घुमा रही हूँ, माइक्रोस्पोरोफिल लघु बीजाणु पर्ण। तो इसके बारे में बात करते हैं, लघु बीजाणु पर्ण की बात करते हैं। तो नर शंकु के केंद्रीय अक्ष के चारों तरफ सर्पिल क्रम में अनेक लघु बीजाणु पर्ण माइक्रोस्पोरोफिल लगे रहते हैं। तो आप देख रहे हो, ये तो है सेंट्रल एक्सिस और इसके चारों तरफ क्या है बेटा? माइक्रोस्पोरोफिल लगे रहते हैं। प्रारंभिक अवस्था में लघु बीजाणु पर्ण छोटे, मुलायम तथा मांसल होते हैं, लेकिन परिपक्व होने पर माइक्रोस्पोरोफिल्स कठोर तथा वुडी हो जाते हैं, काष्ठीय हो जाते हैं और प्रत्येक लघु बीजाणु पर्ण पत्ती जैसी भूरे रंग की काष्ठीय एवं त्रिकोणाकार ट्रायंगुलर संरचना है। ये नीचे की ओर नैरो, सकड़ी तथा ऊपर की ओर चौड़ी होती है। शीर्ष का बंधे भाग ऊपर की ओर मुड़ा रहता है, जिसे एपोफाइसिस कहते हैं। देखना बेटा, डायग्राम को एनलार्ज कर रही हूँ। दिस जो शीर्ष का भाग क्या कहलाता है? एपोफाइसिस। तो ये एक लघु बीजाणु पर्ण है। इसमें मैंने क्या बताया? जो शीर्ष का बंधे भाग ऊपर की ओर मुड़ा रहता है, जिसे एपोफाइसिस कहते हैं। अक्ष से जोड़ने वाला भाग वृंत कहलाता है। इन दोनों के मध्य पूर्वर भाग में लघु बीजाणु पर्ण की अपाक्ष सतह पर अनेक बीजाणुधानियां लगी रहती हैं। तो ये देख रहे हो, ये भी डायग्राम आप, लघु बीजाणुधानी की सतह पर अनेक माइक्रोस्पोरेंजिया पाए जाते हैं। मैं एरो घुमा रही हूँ, ठीक है। तो ये क्या है, वापस से बोल रही हूँ इंग्लिश में कि इट कंसिस्ट ऑफ, इट का मतलब है, आपको दिखाया है माइक्रोस्पोरोफिल, ठीक है। तो मेल कोन का डायग्राम है, मैं वापस से ऊपर कर रही हूँ। हाँ, ये है मेल कोन। तो इट कंसिस्ट ऑफ ए सेंट्रल वुडी एक्सिस, it consists of a central woody axis and it bears microsporophylls in a close and compact spiral, and the microsporophylls develop in
acropetalous succession. So the microsporophyll is a woody, more or less horizontally flattened and around triangular structure. देख लो, this is a triangular structure and the microsporophyll of Cycas is differentiated into a proximal wedge-shaped fertile part. This is the proximal wedge-shaped fertile part which expands distally from a narrow point of attachment, and a distal sterile part. This is the distal sterile part tapering into an upcurved apophysis, and this sterile part is called as apophysis. Means microsporophyll consists of a fertile portion and the sterile portion called as apophysis. ठीक है, so the upper surface of the fertile part of the microsporophyll is sterile, while on the lower surface there are 700 to 1000 microsporangia arranged in definite groups called सोराई. तो अपन इसका स्ट्रक्चर देख रहे हैं. प्रत्येक लघु बीजाणु पड़ पर करीब 500 से 700 सोराई उपस्थित होती हैं. देखो ये है लघु बीजाणु पर्ण, इस पे 500 से 700 सोराई उपस्थित होती हैं. तो अपन क्या कह सकते हैं कि लघु बीजाणु पर्ण पर करीब 500 से 700 सोराई उपस्थित होती है. और अब अपन देखते हैं सोरस एंड माइक्रोस्पोरेंजियम के बारे में. किसके बारे में स्टडी करेंगे? सोरस एंड माइक्रोस्पोरेंजियम. सोरस किसे कहते हैं? सोरस एवं बीजाणु धानी. तो प्रत्येक सोरस में एक केंद्रीय उभार तथा पेपिला होता है जिस पर 4 से 7 लघु बीजाणुधानियां जुड़ी रहती हैं. केंद्रीय पेपिलो से या केंद्रीय पेपिला से बीजाणुधानियों के अलावा कई बहुकोशिकीय भूरे रोम निकले रहते हैं. इन्हें इंडूसियल हेयर अथवा सोरल हेयर कहते हैं. देखना ये डायग्राम दिखा रही हूँ, इसका एक शेयर कर रही हूँ डायग्राम. अच्छा इसी में है ये सोराई में. देखो बेटा ये है सोराई. तो इस सोरस का है, प्रत्येक सोरस में एक केंद्रीय उभार अथवा पेपिला होता है जिस पर 4 से 7 लघु बीजाणुधानियां जुड़ी रहती हैं और केंद्रीय पेपिला से बीजाणुधानियों के अलावा कई बहुकोशिकीय भूरे रोम निकले रहते हैं. इन्हें इंडूसियल हेयर अथवा सोरल रोम कहते हैं. यह रोम शुरू में बीजाणुधानी की सुरक्षा करते हैं और इसके पश्चात स्पोर डिस्पर्सल में मदद करते हैं. ठीक है, तो परिपक्व लघु बीजाणुधानी की संरचना लघु बीजाणु पर्ण के अनुप्रस्थ काट में देखी जा सकती है. लघु बीजाणुधानी छोटे वृंत द्वारा बीजाणु पर्ण की निचली सतह से जुड़ी होती है. इनमें 3 से 6 स्तरीय भित्ति युक्त कोशिकाओं वाली एक्सोथीशियम, पतली भित्ति वाली कोशिकाओं युक्त मध्य भाग में एंडोथीशियम तथा अंदर की पोषक परत टेपिटम के रूप में विभेदित रहती है. तो प्रत्येक लघु बीजाणुधानी में बोट शेप्ड लघु बीजाणु माइक्रोस्पोर्स मिलते हैं. माइक्रोस्पोर्स एगुणित तथा एक केंद्र की एक कोशिका है. इसकी भित्ति बाह्यचोल एक्साइन तथा इंटाइन में बटी होती है. मतलब each microsporangium has boat-shaped microspores, and the microspores in Cycas are haploid and uninucleate, and the wall of the microspore is differentiated into
आउटर एक्साइन एंड इनर इंटाइन। अब बात करते हैं हाउ द डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम अकर्स इन साइकस। साइकस में माइक्रोस्पोरेंजियम का विकास कैसे होता है। हाउ द डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम अकर्स इन साइकस। तो ईच माइक्रोस्पोरेंजियम डेवलप्स फ्रॉम ए सिंगल स्पोरेंजियम initial. Each microsporangium develops from a single sporangium initial, which is hypodermal in origin and not superficial. The sporangial initial arises in the hypodermis of the microsporophyll. It divides by a periclinal wall into an outer wall cell and inner archosporial cell. I show you by means of a diagram. इसमें दिखाते हैं बेटा डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। तो ये देखना बेटा मैं क्या बता रही हूँ उसमें कि द स्पोरेंजियल इनिशियल इन द ए डायग्राम आप क्या देख रहे हो, द स्पोरेंजियल इनिशियल, दिस स्पोरेंजियल इनिशियल arises in the hypodermis of the microsporophyll. Now this sporangial initial which you are seeing in the A diagram, the sporangial initial divides by a periclinal wall into an outer wall cell and inner archosporial cell. Inner archosporial cell, the primary wall cell by repeated periclinal and anticlinal divisions form the sporangial wall of several layers thick beneath the epidermis. Beneath the epidermis. तो क्या बता रहे हैं बेटा कि देखना लघु बीजाणुओं के परिपक्व होने के बाद नर शंकु का अक्ष लंबाई में बढ़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप नजदीक स्थित लघु बीजाणु पर दूर दूर हो जाती हैं। पर सबसे पहले अपन देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। तो साइकस में लघु बीजाणुधानी का परिवर्धन यूस्पोरेंजिएट प्रकार का होता है। लघु बीजाणुधानी का निर्माण माइक्रोस्पोरोफिल की अधश्चर्म एंडोडर्मिस की माइक्रोस्पोरोफिल की हाइपोडर्मिस की एक से अधिक कोशिकाओं द्वारा होता है। लघु बीजाणुधानी का निर्माण माइक्रोस्पोरोफिल की हाइपोडर्मिस की एक से अधिक कोशिकाओं द्वारा होता है। बीजाणु पर्ण की निचली उर्वर फर्टाइल सतह पर उपस्थित इन आरंभिकाओं में परिणतिक विभाजन होता है। तो देखना बेटा कौन सा है, परिणतिक विभाजन होता है। इसको और मैं इलाज कर देती हूँ आपके साथ, ठीक है। तो लघु बीजाणु, ये तो ढाइसेंस है आपका, ठीक है। इसको देखो बेटा, इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ। यह मतलब लघु बीजाणुधानी का डेवलपमेंट विकास यूस्पोरेंजिएट प्रकार का होता है और लघु बीजाणुधानी का निर्माण माइक्रोस्पोरोफिल की अधश्चर्म हाइपोडर्मिस की एक से अधिक कोशिकाओं द्वारा होता है। लघु बीजाणु पर्ण की निचली उर्वर सतह पर उपस्थित इन आरंभिकाओं में इनिशियल्स में परिणतिक विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप बाहर की ओर प्राथमिक भित्ति कोशिकाएं, प्राइमरी वॉल सेल तथा अंदर की ओर प्रपसूतक कोशिका बनती है। अपन देख रहे हैं बेटा, बाहर की ओर तो प्राइमरी वॉल सेल्स का निर्माण होता है और अंदर की ओर प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स या आर्कोस्पोरियल सेल्स का निर्माण होता है। तो यह अपन देख रहे हैं प्रपसूतक कोशिका आर्कोस्पोरियल सेल अनियमित विभाजन करके स्पोरोजिनस सेल्स का निर्माण करती है। अब ये अपन क्या देख रहे हैं, जो आर्कोस्पोरियल सेल्स थी वो स्पोरोजिनस सेल्स का निर्माण करती है। इन कोशिकाओं की परिधीय कोशिकाएं एकल स्तरीय टेपिटम के रूप में विभेदित हो जाती है तथा अंदर की कोशिकाएं विभाजन कर स्पोर मदर सेल्स
का निर्माण करती है। तो आप देख रहे हो सी डायग्राम में, एक तो है स्पोरोजिनस टिश्यू और ये है माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो जैसे कि मैंने बताया कि इन कोशिकाओं की परिधीय कोशिकाएं एकल स्तरीय टेपिटम के रूप में, ये देख रहे हो ई डायग्राम, टेपिटम के रूप में विभेदित हो जाती है तथा अंदर की कोशिकाएं विभाजन कर स्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स का निर्माण करती हैं। तो प्रत्येक बीजाणु मात्र कोशिका, प्रत्येक माइक्रोस्पोर मदर सेल अर्धसूत्री विभाजन कर 4 अगुणित लघु बीजाणुओं के चतुष्क का निर्माण करती है। मतलब द माइक्रोस्पोर मदर सेल undergoes meiosis as a result of which 4 microspores are formed, 4 haploid microspores are formed which are arranged in a tetrad। तो प्रत्येक बीजाणु मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन कर 4 अगुणित लघु बीजाणुओं के चतुष्क का निर्माण करती है और इस विकास के साथ साथ प्राथमिक भित्ति कोशिकाएं, प्राइमरी वॉल सेल्स भी बार बार परिणतिक तथा अप्रतिक विभाजन द्वारा बीजाणुधानी भित्ति बनाती हैं। तो क्या देखा बेटा, याद कैसे करोगे कि जो स्पोरेंजियल इनिशियल है उसमें परिणतिक विभाजन होता है जिसके फलस्वरूप बाहर की ओर तो प्राइमरी वॉल सेल्स बन जाती हैं और अंदर की ओर आर्केस्पोरियल सेल का निर्माण होता है। आर्केस्पोरियल सेल प्रसूतक कोशिका फिर से विभाजित होकर प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स का निर्माण करती है। अब इन प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स की परिधीय कोशिकाएं एक टेपिटम का निर्माण करती हैं और अंदर की ओर स्पोर मदर सेल्स का निर्माण करती है। फिर इस माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में मियोसिस होता है और मियोसिस के फलस्वरूप माइक्रोस्पोर्स का निर्माण हो जाता है। तो इस डायग्राम में क्या दिखाया है, साइकस में लघु बीजाणुधानियों के विकास की विभिन्न अवस्थाएं। अब अपन लेंगे हाउ द डेहिसेंस ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम अकर्स इन साइकस। लघु बीजाणुधानी का स्फुटन साइकस में कैसे होता है। तो लघु बीजाणुओं के परिपक्व होने के बाद नर शंकु का अक्ष लंबाई में बढ़ता है जिसके परिणाम स्वरूप नजदीक स्थित लघु बीजाणु पर्ण दूर दूर हो जाती हैं तथा अनावृत हो जाती हैं। इन बीजाणुधानी की भित्ति सूखने के कारण निचली सतह पर स्थित स्फुटन रेखा से टूट जाती है तथा लघु बीजाणु युक्त तथा लघु बीजाणु माइक्रोस्पोर्स मुक्त हो जाते हैं। तो परिपक्व नर शंकु में शीर्ष भाग के बीजाणु पर्ण के सूखने से सर्वप्रथम ऊपर के लघु बीजाणु अथवा पराग कणों माइक्रोस्पोर्स और पोलन ग्रेन्स का प्रकीर्णन होता है। इसके पश्चात नीचे की ओर लघु बीजाणु पर्ण सूखते जाते हैं तथा लघु बीजाणुओं का प्रकीर्णन धीरे धीरे होता जाता है। अब मैं आपको फ्लो चार्ट एक दिखाती हूँ, एक बार क्लियर देखो अगर इसको। दिस इज द फ्लो चार्ट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। तो ये तो स्टॉप शेयर हो गया, ठीक है। तो ये वाला अपन कर लिया डेहिसेंस ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। अब लेते हैं मेगास्पोरोफिल। ये तो थी माइक्रोस्पोरोफिल की बात। अब है गुरु बीजाणु पर्ण। तो साइकस में मादा पादप फीमेल प्लांट के शीर्ष भाग पर मेगास्पोरोफिल समूह के रूप में उत्पन्न होते हैं। गुरु बीजाणु पर्ण सामान्य तथा शल्क पर्णों के मध्य अग्राभिसारी क्रम में उत्पन्न होते हैं। मतलब मेगास्पोरोफिल्स डेवलप इन acropetal succession in between the or in the axil of scaly and foliage leaves। गुरु बीजाणु पर्ण के निर्माण से तने की शीर्षस्थ वृद्धि
निरंतर होती रहती है, क्योंकि ये शीर्ष संगठित होकर शंकु का निर्माण नहीं करते हैं। अतः इस वृद्धि को एकल अक्षी मोनोपोडियल वृद्धि कहते हैं। जैसे कि आप बता रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ मेगास्पोरोफिल और व्हाट आर मेगास्पोरोफिल्स इन साइकस। तो दिस द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इन साइकस, मतलब साइकस इज यूनिक एंड सो इन द साइकस does not possess any definite female cone or strobilus. Why the cycas is unique? Because it does not possess any definite female cone or strobilus, and the megasporophylls are loosely arranged, and the megasporophylls are loosely arranged in acropedal succession without affecting the apical meristem. So the megasporophylls in cycas develop only on a mature plant, and the megasporophylls are formed once a year. So the number of megasporophylls in each world is more than that of foliage leaf. The most primitive megasporophyll occurs in Cycas revoluta. बेटा साइकस की विभिन्न जातियों में गुरु बीजाणुपर्ण कुछ निम्न रूप से मिलता है। जैसे कि साइकस सर्सिनालिस में गुरु बीजाणु की संख्या होती है बेटा 2 से 4। साइकस रम्फाई में बीजाणु संख्या होती है 2 से 4। साइकस रिवोल्यूटा में भी बीजाणु संख्या होती है 2 से 12, और साइकस बेडुमाई में भी बीजाणु संख्या होती है 2 से 4। अब अपन लेते हैं ओव्यूल और मेगास्पोरेंजियम। डेवलपमेंट ओव्यूल और मेगास्पोरेंजियम का डायग्राम भी आपके साथ शेयर करेंगे। एक मैं बता रही हूँ आपको बीजांड या गुरु बीजाणुधानी। तो साइकस का बीजांड बीजधारी पादपों में सर्वाधिक बड़ा होता है। मतलब साइकस में जो ओव्यूल पाया जाता है, बीजांड पाया जाता है, वो सबसे बड़ा होता है और इसे नेकेड आई से, नग्न आंखों से देखा जा सकता है। तो साइकस का बीजांड लगभग 6 से 7 सेंटीमीटर तक लंबा तथा 4 सेंटीमीटर व्यास का होता है। साइकस का बीजांड रिजो प्रकार का ऑर्थोट्रोपस प्रकार का होता है एवं साइकस का बीजांड यूनिटेगमिक, एक अध्यावरणी तथा बहुत छोटे व्रंत युक्त होता है। युवावस्था में बीजांड हरे तथा रोमिल होते हैं एवं परिपक्व होने पर यह रोम रहित तथा नारंगी लाल रंग के हो जाते हैं। तो अपन किसकी बात कर रहे हैं? ओव्यूल ऑफ साइकस, ओव्यूल और मेगास्पोरेंजियम। So the ovule of cycas is the largest among the seed-bearing plants. In case of cycas, the ovule of cycas or the ovule of cycas is orthotropous and unitegmic. The ovule of cycas is largest among the seed-bearing plants, and the ovule of cycas is orthotropous and unitegmic. It is sessile or shortly stalked, and the ovule of cycas is about 6 centimeter in length and 4 centimeter in diameter. The ovule includes a large nucellus surrounded by a single integument when mature, and the integument is differentiated into 3 layers: outer green or orange fleshy layer called sarcotesta, the middle yellow strong layer, the sclerotesta, and the inner fleshy layer. मतलब बेटा जो साइकस का ओव्यूल होता है वो यूनिटेगमिक होता है, लेकिन ये जो इंटेग्यूमेंट है साइकस में, जो साइकस के बीजांड में जो अध्यावरण पाया जाता है, इंटेग्यूमेंट पाया जाता है, वो 3 लेयर्स में डिफरेंशिएट होता है: आउटर ग्रीन फ्लैशी लेयर,
को क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड एज सार्कोटेस्टा. आउटर लेयर which is green fleshy layer is called as sarcoptesta. Middle layer, मध्य वाली layer, middle layer is yellow and it is called as sclerotesta. Outer layer is called as sarcoptesta, middle layer is called as sclerotesta, and then there is the inner fleshy layer. तो प्रत्येक बीजाणु में बाहर की ओर मोटा अध्यावरण तथा अंदर की ओर केंद्रीय बड़ा बीजाणुकाय म्यूसिलस होता है. बीजाणुकाय के शीर्ष भाग के अलावा सब जगह से अध्यावरण जुड़ा रहता है. शीर्ष भाग का बीजाणुकाय हिस्सा एक उभार के रूप में देखा जा सकता है, जिसे बीजाणुकाय चोंच कहते हैं, म्यूसिलर बीक कहते हैं, जिसे बीजाणुकाय